अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बायोबाइट्स। मैं हूं आपकी ट्यूटर एमजेड कियानी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एंजाइम इनहिबिशन। ये चैप्टर 3 क्लास 11 में से लिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है, एंजाइम्स जो हैं दे आर द प्रोटीन्स एंड दे आर द कैटलिस्ट। सो we will discuss about enzyme inhibition in detail in this video. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंजाइम इनहिबिशन आपको उनकी डेफिनेशन बताई गई है। इनहिबिशन इज़ एन इंग्लिश वर्ड। इट मीन्स इनहिबिट करना, स्टॉप करना, रोकना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको रोक दिया जाए उसको इनहिबिट कहते हैं। तो एंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये है कि जब एंजाइम वैसे करते क्या है, एंजाइम आर द कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो ऐसी केमिकल्स या ऐसा फिनोमिना जिसमें एंजाइम के प्रोसेस को रोक दिया जाए, एंजाइम के कैटलिस्ट एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसको एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और ऐसे मॉलिक्यूल जो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं उसको एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर सेवरल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और हर रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम्स कैटलाइज कर रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और हर रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम कैटलाइज कर रहा होता है। तो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म में सेवरल रिएक्शंस चलते हैं, और एंजाइम इनहिबिशन जो है दैट कैन बी डन ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर द लाइफ। कि अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में ना कन्वर्ट कर पाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। स्पेशली जैसे कि पॉइजन्स हैं, ये साइनाइड्स, एंटीबॉडीज़, ये एंटी मेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स, ये सब जो हैं जो जिनसे लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग हो जाती है, इसको ये सारे एंजाइम इनहिबिशन के प्रोसेस पे ही काम करते हैं। और आपको एक साइड बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन जो है क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है एक्टिव साइट की। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। ये किस तरह से बैक्टीरिया की वर्किंग को स्टॉप करती है कि ये उस एंजाइम को जाकर साइट को ब्लॉक कर देती है जो बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो डाई कर जाता है। और ह्यूमन जो है वो वैसे इस पे पेनिसिलिन का ह्यूमन पे इफेक्ट नहीं होता। तो मेजॉरिटी एंटीबायोटिक्स एंजाइम इनहिबिशन के ही प्रोसेस पे काम करती हैं। तो इनहिबिशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। Competitive inhibition, the word is derived from competition. Competitive means competition यानी मुकाबला करना। तो एंजाइम जो है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। बट इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर जो है दैट इज रिजेंबल विद अ सबस्ट्रेट। जैसे सबस्ट्रेट की शेप होती है वैसे इनहिबिटर की शेप होती है, और वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। तो देर इज अ कंपटीशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर। दोनों की शेप सेम है, दोनों की शेप अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट है। तो इनके बीच में मुकाबला होता है कि अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस इनहिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। इसमें जो होता क्या है, इसमें ये हो रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी जो शेप है, उसी शेप पे सबस्ट्रेट होता है, और उसी शेप पे जो है वो इनहिबिटर भी होता है। दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। कंपेटिटिव इनहिबिशन टेम्पररी होती है, वक्ती तौर पे इनहिबिटर बाइंड करता है। जब इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट के साथ तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। और जब टेम्परेरी का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए इनहिबिटर बाइंड करेगा एक्टिव साइट के साथ, रिएक्शन नहीं होगा, और उसके बाद फिर वो दोबारा से एक्टिव साइट को छोड़ देगा। इसको रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। और फिर एक्टिव साइट अवेलेबल हो जाएगी, दोबारा से कंपटीशन होगा। एंड डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की कंसनट्रेशंस पर। अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट मौजूद हैं तो ज़्यादा चांसेस है सबस्ट्रेट के बाइंड करने के, और इनहिबिटर ज़्यादा है तो इनहिबिटर के पास ज़्यादा चांसेस है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें
इनहिबिटर की कंसंट्रेशन के बजाय, तो चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। तो एग्जांपल इसकी कंपैरेटिव इनहिबिटर की जो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेलोनेट। अगर आप फिगर 3.11 देखें तो ए वाली जो डायग्राम ऊपर आपके पास है, एक एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इस एंजाइम का नाम है, और ये क्या करता है, ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आगे चल के भी आप देखेंगे। तो सक्सिनेट अगर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड कर जाएगा, इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और बी डायग्राम में देखें, अगर मेलोनेट का स्ट्रक्चर भी देखें, बिल्कुल सक्सिनेट जैसा ही है। अगर मेलोनेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ तो देर इज़ नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसलिए दिस इज कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कम्पेटिटिव इनहिबिशन की, तो कम्पेटिटिव इनहिबिशन जो है, दे फॉलो लॉकन की मॉडल, लॉकन की हाइपोथेसिस। जैसे आपने पीछे पढ़ा है, लॉकन की एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट की शेप फिक्स होती है, ये इसको फॉलो करते हैं। सेकेंडली, अगर सबस्ट्रेट से मिलते जुलते उसी शेप के सब्सटेंसेस और भी मौजूद हैं सेल में, ऐसा नहीं होगा कि वो जाकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे। एंजाइम इज़ वेरी स्पेसिफिक कि वो सिर्फ सबस्ट्रेट को ही अपने साथ बाइंड करवा सकता है। ठीक है, कंपेटिटिव इनहिबिशन इस्तेमाल कहाँ होती है, ये ज़्यादातर ड्रग्स में इस्तेमाल होती है, जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो तमाम एंटीबायोटिक जैसे सल्फोनामाइड्स हैं, ये सारी किस तरह से बैक्टीरिया को किल करती हैं, ये कंपेटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस पे ही किल करती हैं, कि ये जाकर उन एंजाइम्स के साथ बाइंड कर जाते हैं जो एंजाइम्स बैक्टीरिया को चाहिए ग्रोथ करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। तो फिर जब ये बैक्टीरिया को वो एंजाइम्स नहीं मिलेंगे तो वो मर जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड टाइप इज द non-competitive inhibition. Non-competitive means there is no competition between substrate and the inhibitors. इसमें इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है शेप हो। इसमें होता ये है कि एक और एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम में एक और साइट होती है, बाइंडिंग साइट, जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो इनहिबिटर्स जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा अदर देन एक्टिव साइट, और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो एक्टिव साइट की शेप को डीनेचर कर देगा या चेंज कर देगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप डायग्राम देखें 3.12 में, तो ए डायग्राम इज द नॉर्मल प्रोसेस, रेड कलर इनहिबिटर है और ग्रीन कलर के सबस्ट्रेट्स हैं और येलो कलर के सबस्ट्रेट्स हैं और एक एंजाइम है। तो इनहिबिटर बाइंड कर गया है, ये एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है। ठीक है, जिसे कंपेटिटिव इनहिबिशन कह रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ी है, ए वाली डायग्राम। बी वाली डायग्राम देखें, एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट के साथ जब बाइंड किया है इनहिबिटर, तो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अब उसकी सबस्ट्रेट की शेप जो है वो एक्टिव साइट की शेप से डिफरेंट हो गई है, जिसकी वजह से वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन जो है मोस्टली वक्ती तौर पे टेम्पररीली इनएक्टिव कर देती है, रिवर्सिबल होती है। और अगर ये एलोस्टेरिक साइट से हट जाएगा इनहिबिटर, तो ये एक्टिव साइट दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, और ये परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हैं, कि ये एक्टिव साइट के एलोस्टेरिक साइट से परमानेंटली अटैच हो जाएं और हमेशा के लिए इसको डीनेचर कर दें। इसको इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर जो हैं, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं देते, जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनता। तो इस वजह से ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देते। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन, जो भी हम पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो इसमें जो आ जाते हैं, दे आर मोस्टली साइनाइड्स एंड हैवी मेटल्स। जो साइनाइड्स, जो पॉइजन्स, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ लोग जहर खा लेते हैं बॉडी के अंदर, फौरन उनकी सडन डेथ हो जाती है, तो ये साइनाइड जो पॉइजन है, ये बॉडी में जाके क्या करता है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है उसको रेस्पिरेशन में ये एंजाइम इस्तेमाल होता है, और ये उसको जाकर रोक देता है प्रोसेस करने से, काम करने से। तो जब ये एंजाइम जो है रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट नहीं बना पाता, तो इस वजह से सडन डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन जो है अपनी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये करते क्या है कि ये एंजाइम जो है ये आयरन के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप में, और
ये दोबारा से फिर प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। ठीक है, इसी तरह से सेम इज़ द केस विद द हैवी मेटल्स, जैसे मरकरी, सिल्वर, कॉपर वगैरह जब भी बॉडी में जाएंगे तो ये क्या करते हैं, दे कंबाइन विद द थायोल ग्रुप। ठीक है, एंजाइम में थायोल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के देखे होंगे। तो ये थायोल ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही ये ब्रिजेस इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे ही ये ब्रिजेस टूटते हैं तो क्या होता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है, डेनेचरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो वर्किंग नहीं कर पाते। तो ये नॉन कंपेटिटिव इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव की एग्जांपल्स थी। अब रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव की एग्जांपल में आपको फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल देखने को मिलती है। फीडबैक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड, जैसे कि आप अक्सर फीडबैक लेते हैं कि आप फीडबैक दें, तो दिस इज द प्रोसेस जो कि अपने जिसके प्रोडक्ट्स ही इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में उसके प्रोडक्ट्स उसको कंट्रोल करें, यानी प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करती है कि ये रिएक्शन जारी रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए, इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिशन का वर्ड मैंने आपको पहले बताया कि किसी प्रोसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब एंजाइम की एक्टिविटी उसके अपने प्रोडक्ट्स से ही रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये मतलब कि इसमें ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच और डिटैच भी हो सकता है। अटैच होगा तो प्रोसेस रुक जाएगा, डिटैच होगा तो प्रोसेस चलने लगेगा। तो रिवर्सिबल मीन जो वापस हो सकता है। नॉन कंपेटिटिव का मतलब ये है कि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेगा। ठीक हो गया, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, मैकेनिज्म है जो कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात की जाए, फिगर 3.13 में आपको इसकी एग्जांपल बताई गई है। लेफ्ट साइड पे आपको एस्पार्टेट दिखाया गया है। ठीक है, एक अमाइनो एसिड है ये, और ये मल्टीपल 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद एक और प्रोडक्ट 309 अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एस्पार्टेट को जो ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है एक एंजाइम E1 है, ए को बी में जो कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम E2 है, बी को सी में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम E3 है, सी और डी को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम 4 है, और डी को फाइनली 3,9 में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम 5 है। ए बी सी इसलिए लिखे हैं क्योंकि उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बताए हैं, जस्ट आपको प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बता दिया है पहला, और एंड प्रोडक्ट बता दिया है। ठीक है, तो जो एस्पार्टेट को कैटेलाइज कर रहा है एंजाइम E1 ए में, उसमें क्या होता है, जब एस्पार्टेट 309 में कन्वर्ट होता जाता है और 309 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जो सेल को बहुत ज़्यादा एक्सेस में 309 मिल गया है, तो होता क्या है कि ये 309 जाकर बाइंड कर जाता है एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट के साथ। ठीक है, तो जब 309 का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया है, इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, तो ये एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर जाएगा। और अब जैसे ही एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेगा, एंजाइम 1 की एक्टिव साइट E1 की जो एक्टिव साइट है वो मज़ीद एस्पार्टेट को कैटलाइज अटैच नहीं कर पाएगी और वो रिएक्शन रुक जाएगा। और जब ये तमाम 309 सेल में इस्तेमाल हो जाएगा, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ या इवेंट्स में इसको चाहिए, तो दोबारा से ये मैसेज भेजेगा और 309 जो है वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा एलोस्टेरिक साइट के साथ। जैसे ही एलोस्टेरिक साइट डिटैच होगा तो दोबारा से एक्टिव साइट अपनी शेप अटेन कर लेगी और दोबारा से स्पार्टेट E1 के साथ रिएक्ट करके ए प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। जब 309 ज़्यादा हो गया है सेल में, तो एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करके ये मज़ीद 309 बनने के प्रोसेस को स्टॉप करेगा। जैसे ही 309 की कंसनट्रेशन कम हो गई है और मज़ीद चाहिए सेल में, तो ये एंजाइम 1 के साथ अलग हो जाएगा और दोबारा से एंजाइम 1 एस्पार्टेट के साथ बाइंड करके ये रिएक्शन कैरी ऑन करते जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। अब हम आ जाते हैं इजी नोट्स की तरफ। एंजाइम इनहिबिशन चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इस तरह के नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इस प्रोसेस की, इनहिबिटर्स की डेफिनेशन, एंड देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आपको इनकी दो टाइप्स का पता होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस की है, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। ठीक है, तो कंपेटिटिव जो है इसमें
कंपटीशन हो रहा है, देयर इज नॉन कम्पिटिटिव में एलोस्टेरिक साइड आपने याद रखनी है, देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन देम, ठीक है। और एग्जांपल्स आपने याद रखनी है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह से फीडबैक इनहिबिशन भी आपने याद रखना है, इट इज़ रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की टाइप है, ठीक है। तो एक्टिव साइट का आप क्या याद रखें। अब आपको डिफरेंस भी आ सकता है एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट के साथ और रिवर्सिबल इनहिबिशन इरिवर्सिबल इनहिबिशन का। और ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो कि आप बना सकते हैं। जैसे एंजाइम इनहिबिशन की दो टाइप्स हैं, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव में रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। इसी तरह से नॉन कंपेटिटिव में भी रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। कंपेटिटिव में रिवर्सिबल में आपको एग्जांपल मेलोनेट की दी है, इरिवर्सिबल में ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की एग्जांपल है जो बुक में नहीं है लेकिन वैसे आपको बताई गई है। इसी तरह से नॉन कंपेटिटिव में रिवर्सिबल फीडबैक इनहिबिशन में आ जाती है और इरिवर्सिबल में साइनाइड्स और हैवी मेटल्स आ जाते हैं। इस तरह का फ्लो चार्ट भी आपको बनाने के लिए आ सकता है। देयर इज अ कंपटीशन और कंपैरिजन बिटवीन कंपेटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में भी आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं, रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव और इरिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव में भी। और ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के डिफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं जो आप अपने नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द सर्टन MCQs, यू हैव टू सॉल्व देम ऑन योर ओन एंड you can share the correct answers in the comment section, और I have also shared the key in the end। मैंने की भी शेयर की है ताकि आप खुद से सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले आपकी कितनी प्रेपरेशन इस टॉपिक को लेकर हो गई है। सो इसी तरह के मल्टीपल MCQs आपको और भी पूछे जा सकते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। दीज आर द MCQs की आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर्स मैच कर लीजिएगा। देयर आर सर्टन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टॉपिक। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको आ सकते हैं, इनके अलावा भी आ सकते हैं, बट दीज आर द फ्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर देम एंड सॉल्व देम ऑल सो दैट आपकी तैयारी अच्छी हो जाए इस टॉपिक को लेकर। और देयर आर ऑल्सो सर्टन लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कोशिश किया करें कि आप कोई भी टॉपिक इसमें से चीज़ छोड़े नहीं। तो दिस इज़ अ स्मॉल छोटी सी आपको वर्कशीट बना के दिखाई है एंजाइम इनहिबिशन पे, किस तरह से एंजाइम जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरह से इनहिबिटर्स जो है वो स्टॉप करते हैं, और कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन कैसे होती है, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल भी कैसे होती है। तो इस तरह से ये एक रिवीजन शीट है जो कि नोट्स की फॉर्म में है, ताकि समराइज़ करके छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें आपको इनहिबिशन उसकी टाइप्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थोड़े बहुत छोटे बहुत क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप जो खुद से इसको कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट भी है ताकि आप इसको सॉल्व करें और फिर इनके आंसर्स जो है वो मैच करें बुक से, ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रेपरेशन हो गई है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।